सुंदरवन गांव एक छोटा सा प्यारा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन और मीरा अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहते थे। उनकी माँ उन्हें छोड़कर स्वर्ग जा चुकी थी जब मीरा बहुत छोटी थी। पिताजी बीमार रहने लगे थे और अब बेड पर ही लेटे रहते थे। अर्जुन और मीरा गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते थे। मीरा, उठ जा बहन, सुबह हो गई है। मुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने जाना है। भैया बस 5 मिनट और, बहुत नींद आ रही है। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा। वो जानता था कि मीरा रात भर पिताजी की सेवा करती रहती है, इसलिए वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करता था। अर्जुन जंगल की तरफ चल पड़ा। आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। पंछी भी अजीब तरीके से चहचहा रहे थे। अर्जुन ने सोचा शायद कोई तूफान आने वाला है। वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। अचानक अर्जुन को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल किसी लड़की के रोने जैसी थी। पहले तो अर्जुन डरा, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आवाज और तेज होती जा रही थी। कौन है वहाँ? क्या कोई मदद चाहिए? तभी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से एक औरत का साया दिखा। अर्जुन ने जब ध्यान से देखा तो वो एक सुंदर राजकुमारी थी जो फटी हुई ड्रेस में थी और रो रही थी। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं। राजकुमारी, आप यहाँ जंगल में कैसे? आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? अर्जुन जल्दी से पास गया। राजकुमारी तारा बहुत कमजोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पानी, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। अर्जुन ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकाली और राजकुमारी को पिलाई। तारा ने पानी पिया और थोड़ा शांत हुई। राजकुमारी, आपको हुआ क्या है? आप अपना नाम याद है? आप कहाँ से आई हैं? मैं राजकुमारी तारा हूँ, राजा उदयभान की बेटी। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कैसे आई? बस मुझे एक बुरी आत्मा याद आ रही है, एक तांत्रिक। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गांव में सुना था कि पास के चंद्रपुर राज्य की राजकुमारी 3 महीने पहले गायब हो गई थी। पूरे राज्य में उसकी खोज हो रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चल सका था। अर्जुन राजकुमारी तारा को अपनी झोपड़ी में ले आया। मीरा ने जब उन्हें देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। भैया, ये तो राजकुमारी तारा है, वो जो 3 महीने से गायब है। इन्हें आपको कहाँ मिली? जंगल में। इनका हाल बहुत खराब है मीरा। इन्हें खाना और आराम चाहिए। जल्दी से कुछ बनाओ। मीरा ने जल्दी से राजकुमारी के लिए खाना बनाया। तारा ने भूख से खाना खाया। फिर वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो तांत्रिक, वो फिर से आ सकता है मुझे ढूंढने। राजकुमारी, आप फिक्र मत करिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन बताइए ना, वो तांत्रिक कौन है और उसने आपके साथ क्या किया? राजकुमारी तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपने लगी। वो एक बहुत बुरा आदमी है। उसका नाम तांत्रिक कालनाथ है। उसने मुझे तावीज दिखाकर बेहोश कर दिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधी गुफा में थी। वो रोज मुझे कुछ जड़ियां खिलाता था। कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा और मेरे पिता के राज्य पर कब्जा कर लेगा। क्या? इतना बुरा आदमी? राजकुमारी, आप यहाँ से कैसे भागी? आज वो गुफा से बाहर गया था। मैंने मौका देखा और भाग निकली, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था। मैं जंगल में भटकती रही और फिर तुम्हें मिल गई। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। तीनों डर गए, कहीं वो तांत्रिक तो नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। बस आवाज आ रही थी जो धीरे धीरे खत्म हो गई। शायद कोई जानवर होगा। तुम दोनों फिक्र मत करो। लेकिन अर्जुन को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वो राजा उदयभान को राजकुमारी तारा के बारे में बताएगा, लेकिन पहले उसे पता करना होगा कि वो तांत्रिक कौन है और वो गुफा कहाँ है। भैया, आप अकेले नहीं जाएंगे ना? वो तांत्रिक बहुत खतरनाक लग रहा है। नहीं मीरा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। पहले मैं गांव के बुजुर्ग से बात करूंगा। बुढ़ा फकीर को सब पता होता है। बुढ़ा फकीर गांव का सबसे ज्ञानी आदमी था। लोग कहते थे कि उसे भविष्य दिखता है और वो जादू टोना भी जानता है। अर्जुन बूढ़े फकीर की कुटिया पर पहुंचा। वहां धूनी जल रही थी और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। आ गया तू अर्जुन? मैं जानता था तू आएगा। बैठ जा। आपको कैसे पता मैं आऊंगा? मुझे सब पता है बेटा।
तू राजकुमारी तारा को बचाना चाहता है और तू तांत्रिक कालनाथ के बारे में जानना चाहता है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़े फकीर को सच में सब पता था। हाँ बाबा, आप मुझे बताइए कि वो तांत्रिक कौन है और उसकी गुफा कहाँ है। मैं राजकुमारी को उनकी पिता तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुन बेटा, तांत्रिक कालनाथ कोई आम जादूगर नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है। उसने काले जादू से कई लोगों को तबाह किया है। उसकी गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। लेकिन ध्यान से सुन, उस गुफा में जाने से पहले तुझे 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली, एक सुनहरा ताबीज जो बुरी शक्तियों से बचाता है। दूसरी, एक जादुई तलवार जो अंधेरों को चीर सकती है। और तीसरी, एक सच्चा दिल जो डर को नहीं मानता। बाबा, मुझे ये 3 चीजें कहाँ मिलेंगी? पहला चीज मैं तुझे दे रहा हूँ, दूसरी चीज वो तुझे मिलेगी गुफा के दरवाजे पर, और तीसरी चीज वो तो तेरे पास पहले से ही है बेटा। अर्जुन ने तावीज लिया और बूढ़े फकीर के पैर छुए। रामपुर गांव की सुबह सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि रहीम चचा की भट्टी से उठती हुई भाप और मसालों की खुशबू से होती थी। ये कोई आम खुशबू नहीं थी। ये वो जादू था जो सड़क चलते मुसाफिर को रोक लेता और सोए हुए कुनबे को जगा देता। गांव के हर कोने में ये बात मशहूर थी कि रहीम की देसी मटन बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। आज की कहानी उसी बिरयानी, उसके राज और उस इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी इसी हांडी और चूल्हे के हवाले कर दी थी। मुन्ना, ओ मुन्ना, पर ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? मैंने कहा था ना कि बबूल की सूखी लकड़ियां लाना। बिरयानी की आग में जो तपिश होनी चाहिए वो इन गीली लकड़ियों से कैसे आएगी? जा पिछले आंगन से वो पुरानी लकड़ियां उठा ला। और हाँ, हांडी का ढंग से धुलवान हो गया? अरे चाचा, मैं तो भागता ही आ रहा हूँ। वो ना नदी किनारे वाली लकड़ियाँ थोड़ी नम हो गई थी बारिश से। मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लाता हूँ। हांडी तो मैंने रात को ही मांझ के रखी है, चमक रही है आईने की तरह। दादा, आप सुबह सुबह मुन्ना को डांटना शुरू कर देते हैं। बेचारा रात भर मटन मैरिनेट करने में जाग रहा था। आप थोड़ा आराम कीजिए, आज मैं देख लूंगी मसालों की पिटाई। आपकी कमर दर्द कर रही है ना? अरे सलमा बेटी, ये डांटना नहीं सिखाना है। बिरयानी बनानी है तो पहले सब्र और मेहनत सीखो। अगर लकड़ी सही नहीं होगी तो आग सही नहीं होगी। अगर आग सही नहीं होगी तो दम सही नहीं लगेगा। और अगर दम सही नहीं लगा तो ये बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। ये रहीम की बिरयानी है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। दोपहर ढलते ढलते गांव में एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई रहीम की दुकान के सामने आकर रुक गई। गांव वाले हैरान थे कि ऐसी महंगी गाड़ी यहाँ क्यों आई है। गाड़ी से उतरा एक मोटा ताजा आदमी जिसके हाथ में सोना चमक रहा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये थे सेठ गिरधर, जो शहर के बड़े होटल चेन के मालिक थे। वाह वाह, क्या खुशबू है। पूरे शहर में मैंने ऐसी महक नहीं सूंघी। सुना है यहाँ एक रहीम नाम का आदमी बिरयानी बनाता है। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मेरा वक्त कीमती है, जल्दी बुलाओ उसे। सलाम सेठ जी, सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे? बिरयानी खाएंगे? आज मटन बहुत नरम है। बकरा खुद गांव का पाला हुआ है, मसाले भी ताजे पिसे हैं। रहीम मियाँ, बिरयानी तो मैं खाऊंगा, पर पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये बिरयानी सोना है, पर तुम इसे यहाँ मिट्टी की हांडियों में बेचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो शहर। हम तुम्हारे नाम की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मशीन से बिरयानी बनेगी, पैकिंग होगी और पूरे देश में बिकेगी। तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे महीने के। सोचो। दादा, सुना आपने? सेठ जी कह रहे हैं लाखों रुपए। हम शहर चल सकते हैं, वहाँ अच्छा घर होगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी बिरयानी का नाम पूरे देश में होगा। ये तो सपना सच होने जैसा है। सलमा, शांत रहो बेटा। सेठ जी, आपका शुक्रिया, पर ये बिरयानी मशीन से नहीं बनती। इसमें हाथ की गर्मी चाहिए, दिल का सुकून चाहिए और गांव की मिट्टी की खुशबू चाहिए। जो चीज मशीन बनाएगी वो सिर्फ पेट भरेगी, रूह को सुकून नहीं देगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रहीम का इनकार सुनकर सेठ गिरधर का चेहरा लाल हो गया, पर वो मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी बाद में मान जाएगा। वो चले गए।